Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है सार्गेज़म। सार्गेज़म है एक समुद्री शैवाल है या मराइन एल्गी है और ये फ्यूकिल्स ऑर्डर का मेंबर है। सार्गेज़म को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं और ब्राउन एल्गी जो है सभी एल्गी के ग्रुप में सबसे एडवांस क्लास मानी जाती है। So, sargassum is a marine algae which popularly called as the Gulf weed. The sargassum plant is macroscopic and more or less bushy in habit. Most of the species occur in tropical or temperate zones attached along the rocky shores. Some species occur along the Indian coast, east and west, and that of the Australian Sea and also in Japan. The species of sargassum are Sargassum tenerium, Sargassum carpophyllum, Sargassum duplicatum, Sargassum plagiophyllum, Sargassum ilicifolium, Sargassum mycostum। इनमें से Sargassum cinereum, Sargassum carpophyllum, duplicatum, ये जो सारी स्पीशीज़ हैं ये मुख्य रूप से इंडिया में पाई जाती हैं। सागम की हम टैक्सोनॉमिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति देखें तो ये डिवीज़न फियोफाइटा में आता है। इसमें ब्राउन एल्गी या भूरे शैवाल आते हैं क्योंकि इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो ज़ैंथोफिल ज़्यादा होते हैं। क्लास जो है इनकी फियोफाइसी होती है, ऑर्डर फ्यूकेल्स होता है, फैमिली सार्गेसी होती है, जीनस सार्गेसम और इसमें जो हम स्पीशीज़ पढ़ेंगे वो है सिनरेरियम। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सार्गेसम। सार्गेसम जो है वो एक द्विगुणित बीजाणुद्भिद पौधा है यानी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है और इसकी जो हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर के करीब पाई जाती है और इसमें जो ब्रांच्ड भाग होता है वो प्राइमरी लेटरल्स या प्राथमिक पार्श्वीय शाखा कहलाता है। प्राइमरी लेटरल्स जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ असीमित होती है और इनको हम लॉन्ग शूट कहते हैं। लॉन्ग शूट्स पे कई सारी सेकेंडरी लेटरल्स या द्वितीय पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती हैं, इन्हें हम लीव्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो द्वितीय शाखाएं हैं जिन्हें हम लीव्स भी कहते हैं, ये स्ट्रक्चर में सिंपल, चपटी व मध्यशिरा युक्त संरचनाएं होती हैं। जो मेन एक्सिस होता है सार्गेसम का, उसके बेसल पार्ट में पत्तियों की जगह पर एक गोलाकार वायु आशय या एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। ये एयर ब्लैडर खोखली संरचनाएं होती हैं जो थैलस को समुद्र में तैरने में सहायता करती हैं। सार्गेसम में जो द्वितीय पार्श्व या सेकेंडरी लेटरल्स पाए जाते हैं या जिन्हें हम लीव्स भी कहते हैं, उनके अक्ष से लंबी, शाखित और बेलनाकार व चपटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें हम कहते हैं रेसेप्टेकल। इन रेसेप्टेकल्स में कई सारी फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कंसेप्टेकल्स। इन कंसेप्टेकल्स में ही सेक्स ऑर्गन्स या जननांगों का निर्माण होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सार्गेसम। सार्गेसम का जैसे स्ट्रक्चर हमने भी पढ़ा कि इसमें मेन एक्सिस होगा और दो तरह की शाखाएं पाई जाएंगी, प्राइमरी लेटरल्स, सेकेंडरी लेटरल्स। और जो सेकेंडरी लेटरल्स हैं उनमें उनके आधार पर कई सारे रेसेप्टेकल्स विकसित होते हैं और इन रेसेप्टेकल्स में कई सारे कंसेप्टेकल्स या धानियाँ पाई जाती हैं जिनमें जननांगों का विकास होता है। सार्गेसम के बेसल पार्ट में हमको यहाँ पर एयर ब्लैडर, ऑक्सिलरी ब्रांच, बेसल लेटरल, लेटरल ब्रांच, मेन एक्सिस, होल्ड फास्ट सारी संरचनाएं इसमें दिखाई गई हैं। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। अगर हम सार्गेसम के
मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष का ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसमें 3 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं, मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेरिस्टोडर्म जो है ये एपिडर्मिस के रूप में काम करता है और इसकी जो कोशिकाएं हैं वो दीर्घित व सहज रूप से व्यवस्थित होती हैं और ये सबसे बाहरी परत है और इनमें क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स भाग जो है ये मेन एक्सिस का अधिकांश भाग बनाता है और ये कई सारी पेरेन्काइमी कोशिकाओं से बना होता है। इनमें कई सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं और कुछ कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ भी संचित रहता है, इसलिए हम इसे स्टोरेज रीजन भी कहते हैं। मेडुला जो है वो मुख्य अक्ष का सेंट्रल या केंद्रीय भाग है। इसमें जो कोशिकाएं हैं वो लंबी, संकीर्ण व मोटी भित्ति युक्त होती हैं और कभी कभी इनमें सीढ़ीनुमा स्थूलन या स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग्स भी पाए जाते हैं। मेडुला का काम है जल और पोषक पदार्थों को थैलस के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो दिस पिक्चर शो टीएस ऑफ थैलस, जिसमें आपको क्यूटिकल पार्ट, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, मेडुला और पेलिसेड पार्ट दिखाई दे रहा है। नाउ रिप्रोडक्शन इन सार्गेसम। सार्गेसम में 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन है यह खंडन के द्वारा होता है। खंडन में क्या होता है कि जो एल्गी का जो थैलस है उसके अगर पुराने भाग डेड हो जाएं या क्षतिग्रस्त हो जाएं तो उनके जो अग्रभाग हैं उनसे कई युवा शाखाएं निकलती हैं और वो पुराने थैलस से अलग होके नया थैलस बनाती हैं। सार्गेसम की कई स्पीशीज़ हैं जो जिनमें खंडन या फ्रैगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जैसे सार्गेसम नेटेंस, सार्गेसम हिस्ट्रिक्स आदि। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सार्गेसम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस प्रकार का होता है। ऊगैमस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडियम कहलाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम कहलाएगा। एंथीडियम के अंदर मेल गैमेट्स का निर्माण होगा और ऊगोनियम में एग या अंड का निर्माण होगा। सार्गेसम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स भाग लेते हैं वो कहलाते हैं कंसेप्टेकल्स। ये कंसेप्टेकल्स में ही सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एंथीडिया एंड ऊगोनिया। सामान्यतः सार्गेस की जो अधिकांश जातियाँ होती हैं वो उभय लिंगाश्रयी या मोनोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस में बनते हैं। तो जिन धानियों में या कंसेप्टेकल्स में सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं उन्हें हम फलद धानियाँ या फर्टाइल कंसेप्टेकल्स कहते हैं। कुछ स्टेराइल कंसेप्टेकल्स भी बनते हैं इसमें। दोनों में मेन डिफरेंस ये होगा स्टेराइल और फर्टाइल कंसेप्टेकल्स में कि स्टेराइल में केवल सहसूत्र या पैराफाइसिस बनेंगे, जबकि फर्टाइल कंसेप्टेकल के में जो आधारीय कोशिकाएं होंगी वो एंथीडियम व ऊगोनियम दोनों का निर्माण करती हैं। सार्गेसम में कंसेप्टेकल का निर्माण कैसे होता है? नॉर्मली कंसेप्टेकल या धानी का जो विकास है वो रिसेप्टेकल जो शाखा होती है उसके शीर्ष कोशिका के पास जो एक बाह्य कोशिका स्थित होती है उससे होता है। ये बाह्य कोशिका कहलाती है धानी प्रारंभिक कोशिका या कंसेप्टेकल इनिशियल सेल। जैसा कि आप पिक्चर नंबर ए में देख रहे हैं, जो एक वेल डेवलप बड़े साइज की कोशिका उत्पन्न हुई है वो कहलाती है कंसेप्टेकल इनिशियल सेल। इसका साइज पास वाली कोशिकाओं के तुलना में बड़ा होगा। अब इस कंसेप्टेकल इनिशियल सेल में जो पहला विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ प्रकार का होगा, जिससे बाह्य कोशिका व आधारीय कोशिका का निर्माण होगा। बाह्य कोशिका जो है उसे टोंग सेल्स भी कहते हैं, टोंग सेल, और इसमें अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा एक सूक्ष्म तंतु बनता है जो बाद में नष्ट हो जाता है। इसके बाद जो आधारीय कोशिका या बेसल सेल होती है उसमें कई सारे वर्टिकल डिविजन्स होंगे, जिससे फ्लास्क नुमा संरचना बनेगी और उसके अंदर फर्टाइल लेयर बनेगी। इसी फर्टाइल लेयर से ही सेक्स ऑर्गन्स का विकास होता है।
पुधानी का विकास कैसे होता है? जैसा कि हमने पढ़ा कि जब कंसेप्टेकल का विकास हो जाता है तो कंसेप्टेकल की जो फर्टाइल या फलद लेयर होती है उससे ही पुधानी व अंडधानी बनती है। तो धानी या कंसेप्टेकल की जो फलद लेयर है उसमें वो कंपैरेटिवली साइज में बड़ी होगी, उसका जीवद्रव्य सघन होगा और एक पैपिलेट प्रकार का प्रक्षेप या प्रोजेक्शन उत्पन्न होगा। इसे हम कहेंगे पुधानी प्रारंभिक कोशिका या एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। इस एंथ्रीडियल इनिशियल सेल में जो पहला विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। लोअर सेल जो है वो वृंत कोशिका कहलाती है और अपर सेल कहलाती है पुधानी कोशिका या एंथ्रीडियल सेल। इन दोनों कोशिकाओं के केंद्रक जो है डिप्लॉइड प्रकार के होते हैं। पुधानी कोशिका डेवलप होकर एक पुधानी बनाएगी और पुधानी जो है उसके नीचे स्थित जो वृंत कोशिका है वो वृद्धि करेगी और वृंत का निर्माण करेगी और आगे जाके ये इनमें पुधानी युक्त शाखित पैराफाइसिस बनेंगे। शिशु पुधानी में केवल नॉर्मली एक ही डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है सामान्यतः। फिर जैसे जैसे पुधानी का विकास होता जाएगा इसके केंद्र में एक मियोटिक यानी अर्धसूत्री विभाजन, बाकी सब माइटोटिक डिविजन्स यानी समसूत्री विभाजन होते हैं। तो इन विभाजनों से नॉर्मली एक पुधानी में 32 से 64 अगुणित केंद्रक या हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। इन न्यूक्लियस के चारों ओर जीवद्रव्य एकत्रित हो जाएगा और ये कायंत्रित होकर बनाएगा बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड या द्विकशाभिक पूमणु, जो कि मेल गैमेट की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार जो मैच्योर एंथीडियम है वो एक ओवल स्ट्रक्चर है। इसकी बाह्य भित्ति को एक्सोकाइट, भीतरी भित्ति को एंडोकाइट कहते हैं। और जब एंथीडियम परिपक्व या मैच्योर हो जाता है तो वृंत कोशिका से टूट जाता है और जिस ऑस्टियोल के द्वारा जो मेल गैमेट्स हैं वो बाहर जल में मुक्त हो जाते हैं और अंडधानी की ओर गमन करते हैं। सागेसम में अंडधानी का विकास कैसे होगा? अंडधानी का विकास भी कंसेप्टेकल की फलद लेयर या फर्टाइल सेल से ही होगा और एक सेल जो है साइज में कंपैरेटिवली बड़ी होकर जो है वो ऊगोनियल इनिशियल के रूप में काम करेगी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ऊगोनियल इनिशियल पिक्चर ए में। इस ऊगोनियल इनिशियल में जो विभाजन होगा वो भी अनुप्रस्थी होगा, जिसके फलस्वरूप एक वृंत कोशिका जो कि साइज में छोटी होती है तथा एक बड़ी डॉटर सेल या संतति कोशिका अंडधानी कोशिका बनेगी। फिर इस अंडधानी कोशिका ये वेल डेवलप हो जाएगी। इसका शेप जो है गोलाकार होता है और इसमें जो कोशिका द्रव्य है वो सघन व तेलयुक्त हो जाता है। फिर इस अंडधानी के द्विगुणित केंद्रक में एक अर्धसूत्री विभाजन या मियोटिक डिवीज़न होता है, जिससे 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इसके बाद प्रत्येक अगुणित केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होगा। इस प्रकार अंडधानी में टोटल 8 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इन 8 केंद्रकों में से 7 केंद्रक अपहासित या रिड्यूस्ड हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। केवल एक केंद्रक बचता है जो कि अंड का निर्माण करता है और अंड जो है वो मादा युग्मक या फीमेल गैमेट की तरह कार्य करता है। अगर हम फीमेल कंसेप्टेकल का एलएस सेक्शन या अनुदैर्ध्य सेक्शन काटते हैं तो इसमें हमें उगोनियम स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। पूरा उगोनियम का है ये और इसमें जो है कई सारे स्टॉक सेल दिखाई दे रही हैं और उगोनियम दिखाई दे रहा है और उसके अंदर बीच में अंडे या एग का निर्माण होता है।
अंड का और नर युग्मक का निर्माण होने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एंथेरोजॉइड जल में मुक्त हो जाते हैं वो मुक्त होकर अंडधानी के चारों ओर एकत्रित हो जाएंगे और अंडधानी में प्रवेश केवल एक ही एंथेरोजॉइड या पूमणु प्रवेश करता है और दोनों अंडधानी में अंड और पूमणु यानी मेल एंथेरोजॉइड दोनों के फ्यूज़न से या संलयित होने से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, द्विगुणी संरचना बनेगी, जिसे कहते हैं जायगोट। जायगोट का जो जर्मिनेशन है या अंकुरण है वो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, युग्मनज जो है, युग्मनज अंडधानी की भित्ति से घिरा हुआ रहेगा और अंडधानी जिलेटिनी व्रंत द्वारा धानी से जुड़ी रहेगी। कुछ समय के बाद अंडधानी की जो वॉल है उसका जिलेटिनीकरण होता है, जिससे जो युग्मनज है या जायगोट है वो मुक्त हो जाएगा और किसी ठोस आधार पर चिपक जाएगा। इसके बाद जायगोट में भी पहला डिवीज़न अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स ही होता है, जिससे दो सेल बनेंगी, लोअर सेल एंड अपर सेल। लोअर सेल जो है वो डिवाइड होकर बनाएगी राइजर्ट्स और अपर सेल्स में कई सारे एंटीक्लाइनल और पेनिक्लाइनल डिविजन्स होंगे, जिससे डिप्लॉयड थैलस का निर्माण होता है। दिस पिक्चर शो लाइफ साइकिल ऑफ सारगैसम। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सारगैसम में कंसेप्टेकल्स का निर्माण होता है। इन कंसेप्टेकल्स में फिर मेल और फीमेल कंसेप्टेकल बनेंगे। मेल और फीमेल कंसेप्टेकल में एंथ्रिडिया और फीमेल कंसेप्टेकल में उगोनिया का निर्माण होगा। दोनों में मियोसिस के द्वारा एंथ्रिडियम में मियोसिस के द्वारा स्पर्मेटोजॉइड्स यानी मेल गैमिट्स बनेंगे, जिन्हें हम एंथ्रोजॉइड्स भी कह सकते हैं। और उगोनिया के अंदर एग का निर्माण होगा। दोनों में फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न से बनेगा, दोनों में यहाँ पे फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न से फिर बनेगा जायगोट। जायगोट फिर जर्मिनेट होकर वापस से नया थैलस बनाता है। तो सारगेसम में भी पीढ़ी एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, लेकिन स्पष्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता। और क्योंकि इसका जो थैलस है वो स्पोरोफिटिक थैलस जो होगा ऑब्वियसली वो द्विगुणित व बीजाणुद्भिद होगा, और जो एगुणित अवस्था है वो केवल गैमिट्स के निर्माण के समय ही उत्पन्न होती है। तो इसकी जो एगुणित अवस्था है वो काफ़ी अल्प समय की होती है। तो इस प्रकार सारगेसम में जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो स्पष्ट नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट सारगेसम। थैंक यू।